बेन, जो कि मेट्रो कुरियर में एक एम्प्लॉई है। इकेशिमा नाम की एक जगह है, वहाँ पर ये काम करता था। बेन को एक नई अर्बन लेजेंड को इन्वेस्टिगेट करने का काम मिला था। अर्बन लेजेंड बोले तो कि पुराने टाइम की जो चीज़ें होती है ना, जो लोग सुनते हुए आ रहे हैं और उनके बारे में बात करते हैं। ऑल्दो सबके पास प्रूफ कुछ नहीं है, लेकिन ये बस पीढ़ियों दर पीढ़ियों पास होती रहती है और अभी भी आप सबके बीच में ही ये सारी कहानियाँ घूमती रहती है। तो बेन को एक ऐसी ही एक कहानी मिली थी जिसके ऊपर उसे इन्वेस्टिगेशन करनी थी। बेन ने सोचा कि थोड़ा इसके ऊपर काम करता हूँ। ऑल्दो बेन का इसमें मन नहीं था। एक्चुअली बेन जिस टाइप का मतलब कंटेंट राइटर था, जिस टाइप की चीज़ों में इन्वेस्टिगेट करता था, वो सब ऐसी नहीं होती थी। वो अर्बन लेजेंड्स ये सब इन पे नहीं करता था। वो रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज इन सब में काम करता था। तो ये इसके लिए भी कुछ नया था। बेन भी बोलता चल ठीक है, अब ऑफिस का काम मिला यार, मना तो नहीं कर सकते। तो बोलता है चल ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता हूँ। अब वो इंटरनेट पे यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करता है, बट हर जगह ना हर किसी का अपना वर्जन था। कोई उसके बारे में एक कहानी बता रहा था, दूसरा दूसरी कहानी बता रहा था, और किसी की भी कहानी एक दूसरे से मैच नहीं हो रही थी। इसका मतलब ये था कि बेन को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सब सच में है या फिर लोग बस ऐसे ही अपनी अपनी कहानियां बनाकर र्यूमर्स फैला रहे हैं। बेन सोचता है ठीक है, मैं अब ग्राउंड लेवल पे जाकर इन्वेस्टिगेट करूंगा। अच्छा, ये जो पूरी अर्बन लेजेंड थी ये किस चीज़ की थी पता है? ये थी एक टेलीफोन बूथ था जिसका नंबर था 13, बूथ नंबर 13। तो पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द चल रही थी। अब बेन सबसे पहले लाइब्रेरी जाता है। वहाँ पर पुरानी जो किताबें होती है उनको पढ़ना शुरू करता है। लाइब्रेरी में जो एक अटेंडेंट होता है, बेन उसके पास जाता है और उससे बात करने लग जाता है। ये जो अटेंडेंट था इसका नाम होता है कोटा। बेन कोटा के पास जाता है और बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी सर। कोटा भी बेन की तरफ मुड़कर मतलब ऐसे मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो बेन कोटा को बोलता है कि क्या आपको बूथ नंबर 13 के बारे में कुछ भी पता है? कोई सी भी जानकारी या कुछ भी, मतलब जो भी ऐसी चीज़ जो आपने सुनी हुई हो। और एक नोटपैड और पेंसिल निकालकर उसमें लिखने लग जाता है। कोटा जो अभी तक मुस्कुरा रहा था, उसकी अचानक से हंसी एकदम गायब हो गई थी और वो बेन को बोलता है कि वो वाला बूथ नंबर 13 सर, आपको उससे दूर रहना चाहिए, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए सर। बेन पूछता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको ज़रूर कुछ पता है राइट? क्या वो टेलीफोन बूथ सही में शापित है? क्या वहाँ पर कोई ऐसा रहता है जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए? क्या वहाँ पर कोई भूत प्रेत है? आपको क्या पता है उस बारे में? कोटा आगे पीछे हर जगह देखता है कि कोई सुन तो नहीं रहा और फिर धीरे से बेन को अपनी तरफ ऐसे बुलाता है। बेन अपना सर लेकर उसके पास जाता है और फिर कोटा बेन को सारी जो बूथ नंबर 13 की कहानी थी वो सुनाना शुरू करता है। 1999 में 3 फ्रेंड्स तोकी, जुन और ओसेई जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे, हर दिन स्कूल के बाद किनो रेसिडेंशियल एरिया में चिल करने जाते थे। उनका फेवरेट टाइम पास ये था कि वो एक दूसरे को डेयर देते थे कि बूथ नंबर 13 में जाकर छुप जाओ और वहाँ से रास्ते में जो भी स्ट्रेंजर जाएगा उनको डराओ। दूसरा जो दोस्त होता है वो फ़ोन निकाल कर ऐसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, फ़ोन या कैमरा जो भी उस समय पर होता था, कि लोग जाएंगे तो उनका हम रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अब जुन और ओसेई दोनों दूर से देख रहे थे। तब तोकी बूथ नंबर 13 के अंदर वेट कर रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो एक लोकल कोई गुंडा सा लग रहा था। मतलब उसका पहनावा ऐसा था जैसे कि वो आए दिन कहीं ना कहीं दंगे फसाद करता हो। अब ये जो गुंडा सा आदमी है जैसे उस बूथ के अंदर एंटर करता है वो जोर से चिल्ला देता है और एकदम गुस्से में बोलता है कि कौन है ये जो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है? और वो आगे पीछे से देखता है। तभी वो उन दोनों लड़कों को वहाँ पर छुपा हुआ देख लेता है और वो उन दोनों को गुस्से से बोलता है, तुम दोनों ने ही करा ना ये प्रैंक मेरे साथ? तुम पागल हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता यहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? इतनी छोटी सी उम्र में ये सब कर रहे हो। एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। अच्छा, जो उसने अंदर देखा था वो था जैसे वो बूथ के अंदर जाता है ना, नीचे पूरा खून गिरा हुआ होता है और जो उस बूथ के ग्लास होते हैं उसमें ऐसे हैंड प्रिंट बने होते हैं खून के हाथों के। अब जैसे वो ये सब देखता है वो इन दोनों लड़कों को डांटने लग जाता है और डर के मारे दोनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो वहाँ से भाग गए क्योंकि उन्हें लगा कि वो शायद उनको पकड़ के पीट वीट देगा, लेकिन भागते वक्त उन्हें ये याद ही नहीं रहा कि उनका तीसरा दोस्त उसी बूथ के अंदर था जिसका नाम था तोकी। अब बेन एकदम से पूछता है कि अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि उस बूथ नंबर 13 के अंदर कोई एंटिटी रहती है या फिर वो खुद में ही कुछ हॉन्टेड है? जो कोटुआ होता है वो बेन को देखकर बोलता है कि अगर मुझे मतलब किसी स्टोरी पे बिलीव करना पड़े ना तो ये यही स्टोरी होगी। बेन आगे पूछता है कि क्या तोकी की बॉडी कभी मिली? पुलिस ने इन्वेस्टिगेट तो करा होगा ना? टोकुआ बोलता है कि नहीं, उसकी बॉडी कभी नहीं मिली, लेकिन जो खून था वो टोकी का ही था। बेन जैसे ये सुनता है कि वो खून टोकी का था, वो पता नहीं क्यों बट उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा डर सा आ जाता है, वो कांपने लग जाता है। ऑब्वियसली ये कहानी कोई नॉर्मल कहानी नहीं थी, ये एक ऐसी कहानी थी जिसके ऊपर बेन इन्वेस्टिगेट करने वाला था। अब बेन कोटुआ को अपने टाइम देने के लिए शुक्रिया करता है और वहाँ से निकल जाता है। बूथ नंबर 13 से दूर रहना, कोटुआ ने आखिरी बार बेन को जाते हुए यही कहा था। बेन ने हाँ में सर भी हिलाया
लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो सच में वहाँ से दूर रहेगा। अब बैन का अगला स्टॉप था कीनो डिस्ट्रिक्ट। ये वही लोकेशन थी जहाँ पर वो बूथ लोकेटेड था और कीनो डिस्ट्रिक्ट की ऊंची बिल्डिंग्स के बीच काली परछाइयाँ पड़ने लगी थी। इन्वेस्टिगेशन के लिए ये परफेक्ट मूड बन गया था। फोन बूथ का आउटर लुक बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जिसमें से थोड़ा सा पेंट उतरा हुआ था और एक पुरानी पुलिस कॉशन टेप जो उसके आसपास लपेटी गई थी। सिर्फ एक चीज थी पूरे बूथ में जो अभी तक ठीक थी, वो था उस टेलीफोन बूथ के अंदर लगी प्राइवेसी फिल्म। बेन धीरे से आगे बढ़ता है और उस टेलीफोन बूथ का दरवाजा खोलता है ताकि अंदर जाकर एक बार अच्छे से देख सके। वो अंदर जाता है। पुराना ओवरहेड लाइट फ्लिकर करता हुआ जल जाता है और एकदम से बेन को खून की स्मेल आने लग जाती है। बेन अब फिर हिम्मत करके अंदर आता है और दरवाजे को बंद कर देता है। अब वो आगे पीछे हर जगह देख रहा था, आखिर इस टेलीफोन बूथ के अंदर ऐसा है क्या जो लोगों ने इसके ऊपर इतनी कहानियां बना दी है। बेन आगे पीछे देखता है और फिर उसकी नज़र ऐसे ऊपर की तरफ पड़ती है। ऊपर बहुत सारी तलिस्मन टेप्स ऐसे लगी हुई थी। अच्छा, इन सारी तलिस्मन्स में से एक तलिस्मन थी जो कि ऐसे नीचे आई हुई थी, मतलब काफ़ी नीचे थी वो। बेन सोचता है कि क्या जब टोकी इसके अंदर गया था तो उसने तलिस्मन ऐसे उखाड़ दिया था, ऐसे निकाल दिया था। शायद किसी शैमन ने किसी एंटिटी को यहाँ पर सील करा हो और इसीलिए सारी तलिस्मन्स यहाँ लगाए हुए हो और टोकी ने जैसे वो खींचा, जो सील्ड एंटिटी थी वो रिलीज हो गई हो। मतलब दिस मेक सेंस। अब बेन अपना फोन निकालकर अंदर की तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। तभी जो वहाँ पर फोन बॉक्स था उसमें से फोन बजने लग जाता है। बेन जो अपने काम में एकदम से खोया हुआ था, एकदम से जब वो रिंगिंग जो होती है, फोन की रिंगिंग उसकी कानों तक पहुंचती है, एकदम ऐसा डर जाता है। बेन सोच रहा था कि क्या वो उसको उठाए। कुछ तो उसको दिमाग में मतलब ऐसा भी लग रहा था कि नहीं यार, नहीं उठाना। मतलब ऑब्वियसली वो उसके लिए फ़ोन नहीं है, वो बस बज रहा है। लेकिन कुछ हिस्सा उसके दिमाग का ये भी कह रहा था कि यार एक बार उठा के देख लूँ आखिर कौन है, क्योंकि ये फ़ोन बूथ तो तब से बंद पड़ा है, तो इसी समय जब मैं यहाँ पर हूँ उसी समय कोई कॉल कैसे कर सकता है। और जो उसके अंदर की क्यूरियोसिटी थी वो उसके ऊपर हावी हो जाती है। बेन अपना हाथ आगे बढ़ाता है, टेलीफोन को उठाकर अपने कानों तक ले आता है। हेलो, बेन इस आवाज़ में सामने से बोलता है और सामने से ऐसा लग रहा था कोई उससे मदद मांग रहा है। हेल्प मी, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचाओ। वो जो भी था वो बहुत ज़ोर से सांसें ले रहा था। बेन एकदम हड़बड़ा के बोलता है कि कौन हो तुम और मुझे बताओ मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन तभी सामने से वो जो कॉल होती है वो कट हो जाती है और डायल टोन ऐसे बीप की तरह सुनाई देने लगा जैसे कि लाइन बिजी हो। बेन ने बटन्स प्रेस करने की कोशिश करी और जिसने बेन को कॉल करा था उसको वापस से कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन वो अब बिजी लग रहा था। तो फाइनली बेन फ़ोन को रख देता है। तभी एक सॉफ्ट क्रैक हुई, फ़ोन बूथ एकदम से हिलने लग जाता है। बेन लड़खड़ाने लग गया, ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो भूकंप आ गया है। बेन अपने फ़ोन बूथ को ऐसे मतलब पकड़ के हाथों से पकड़ के मतलब खुद का बैलेंस बना रहा है, वो गिर ना जाए, क्योंकि छोटा सा फ़ोन बूथ है तो दोनों हाथों से पकड़ सकता था। वो खुद का बैलेंस बनाने की कोशिश कर ही रहा है कि तभी उसकी नज़र ऐसे ऊपर जाती है और फिर बेन कुछ ऐसा देखता है जो उसे नहीं देखना था। ऊपर कुछ तो था, कुछ ऐसा, शायद कोई औरत, शायद कोई डीमन, शायद कोई मॉन्स्टर, बहुत अजीब सा था और वो ऊपर लटका हुआ था। बेन की तरफ पूरे ध्यान से घूरते हुए देख रहा था। बेन उसे ध्यान से देखता है तो वो एक लड़का होता है जिसके चेहरा पूरी तरीके से पेल हो चुका था, जैसे कि मानो उसकी मौत कई सदियों पहले हो चुकी है। वो लड़का बेन की तरफ जैसे जैसे आ रहा था वो बोलने लग जाता है कि हेल्प मी, मुझे बचाओ प्लीज़। वो बार बार ये बहुत सॉफ्ट टोन में बेन को बोल रहा था और धीरे धीरे बेन की तरफ भी आ रहा था। एक समय बाद वो बेन को पकड़कर फ़ोन बूथ की तरफ, ऐसे जहाँ पे फ़ोन लगा हुआ था उसकी तरफ ऐसे खींच देता है। अगली जो फुटेज आती है वो बेन के फ़ोन की होती है। मैंने बताया था ना, बेन जब इस बूथ के अंदर आता है तो अपने फ़ोन से सारी वीडियो बना रहा होता है प्रूफ के लिए। तो वीडियो अभी तक ऑन थी। वो फ़ोन एकदम से धड़ाम से नीचे गिरता है। फ़ोन के कैमरा सीलिंग की तरफ था लेकिन सीलिंग में कुछ भी नहीं दिख रहा था और अचानक से उसमें बेन के चिल्लाने की आवाज़ें आने लग जाती है। बेन तड़प रहा था और धीरे धीरे फ़ोन के कैमरे के ऊपर खून के छींटे गिरने लग जाते हैं और देखते देखते कैमरे के ऊपर पूरा खून ऐसे गिर चुका था कि कैमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। एकदम फुटेज एकदम पिच ब्लैक हो चुकी थी। अब 5-6 दिन बीत जाते हैं। बेन जहाँ पर काम करता था मेट्रो कुरियर में, तो वहाँ पर ये नोटिस होता है कि बेन पिछले 5-6 दिन से हमारा ना कोई रिप्लाई कर रहा है, ना जवाब दे रहा है, ना मतलब कोई उसका अता पता ही नहीं है। तो वो उसके फैमिली को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना। फैमिली बताती है कि हमारे भी पिछले 5-6 दिनों से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा। ये लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन में, फाइल कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने निकल जाती है, पहुंच जाती है कीनो डिस्ट्रिक्ट टेलीफोन बूथ नंबर 13 के पास। वहाँ पर उन्हें पूरा खून मिलता है और वही ग्लास में खून से भरे हैंड प्रिंट्स,
खून को भेजा जाता है आगे टेस्टिफाई करने के लिए और फिर पता चलता है कि ये खून किसी और का नहीं बल्कि बेन का था। कीनो डिस्ट्रिक्ट टेलीफोन बूथ नंबर 13 में एक और आदमी गायब हो चुका था। वहाँ पर अगर कुछ बचा था तो सिर्फ गायब होने वाले का खून। वो अर्बन लेजेंड सच थी और उसने अब एक आदमी की जान ले ली थी। टीवी के न्यूज़ में ये सब चल रहा था। एक लोकल सिटीजन बेन युकिमी जो कि मेट्रो कुरियर में काम करता था, वो अर्बन लेजेंड की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसके गायब होने की खबर आ रही है। उन्हें लास्ट टाइम बूथ नंबर 13 को इन्वेस्टिगेट करते हुए इकिशिमा के कीनो डिस्ट्रिक्ट में देखा गया था। उसके बाद वो थोड़ी सी लंबी सांस लेती है, थोड़ा सा पॉज लेती है और फिर बोलती है, रूमर्स यूँ सर्कुलेट हो रहे हैं कि वो जो अर्बन लेजेंड है वो वापस से जाग चुकी है और उसने अपना शिकार बेन को बना लिया है। काफ़ी लोगों ने इस बूथ में कदम रखा है लेकिन वापस कभी नहीं निकल पाए। क्या सच में यहाँ पर कोई घोस्ट है या फिर कोई लोग हैं जो यहाँ पर आने वाले को किडनैप कर देते हैं, या फिर कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा गैंग है जो मर्डर कर यहाँ पर छोड़ देता है ताकि उनके मर्डर को कवर अप मिल सके। पुलिस ने सबको यही एडवाइस दिया है कि वो अभी के लिए टेलीफोन बूथ नंबर 13 से दूर रहे क्योंकि उसको एक क्राइम सीन के तौर पर माना जा रहा है। अगर किसी के भी पास बेन इकुमी या उसके वेयरहाउस के बारे में कोई भी जानकारी हो तो स्टेशन को कॉल करें 0342338899 या इमरजेंसी नंबर 119 पर। एक कपल ये पूरी न्यूज़ को देख रहा था। वो अब न्यूज़ बंद कर देते हैं। टीवी एकदम काला पड़ जाता है। हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे को देखते हुए बड़े उदास भरे चेहरे के साथ एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे कि तभी वो वाइफ हस्बैंड से पूछती है, तुम्हें लगता है वो बेन को ढूंढ पाएंगे? जिसके जवाब में वो जो हस्बैंड होता है वो अपने सर को ऐसे पकड़कर बोलता है कि पता नहीं कि वो ढूंढ पाएंगे या नहीं। वो जो औरत होती है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और बड़े शांत तरीके से अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं बाहर वॉक पर जा रही हूँ। जो हस्बैंड होता है वो भी ऐसे सर हिलाता है। उसे शायद समझ आ गया था कि इस औरत को टाइम देने की ज़रूरत है। वो औरत काफ़ी उदास थी। दरअसल ये जो औरत थी वो बेन की माँ थी और ये जो हस्बैंड था वो बेन के फादर थे। बेन की मॉम बाहर जाती है बहुत उदास और उसके दिमाग में बस यही चल रहा है कि मेरा बेटा बिना किसी वजह के गायब हो गया है, मुझे खुद वहाँ जाकर देखना पड़ेगा, बूथ नंबर 13 पर जाना पड़ेगा। वो औरत चलते चलते कीनो डिस्ट्रिक्ट तक पहुँच जाती है और देखती है कि बूथ नंबर 13 पर पुलिस कॉशन टेप लगी हुई थी। बूथ नंबर 13 के सामने खड़ी होकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कि मानो दिल के धड़कने की आवाज़ उसको अपने कान तक सुनाई दे रही हो। कुछ तो गलत था। अब वो औरत बड़े ध्यान से उस बूथ को देखे जा रही है कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, अगर मैं कहूँगा तो मेरी बात मानोगी? एकदम से औरत झटके से ऐसे हिल जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो एक आदमी उसके सामने खड़ा था। वो औरत उसे एकदम से पहचान जाती है कि अरे तुम तो कोटाऊ हो, जिसने मेरे बेटे से बात भी करी थी, जिसने न्यूज़ में इंटरव्यू भी दी थी। तुम्हें इसके बारे में पता है ना? मुझे बताओ ना, मैं अपने बेटे को वापस कैसे ला सकती हूँ? कोटाऊ अपना सिर हिलाता है और बोलता है, सॉरी, मैं नहीं जानता। मैंने उसको इस कर्ज के बारे में वार्न किया था लेकिन बेन ने मेरी बात नहीं सुनी। कोई भी कभी नहीं सुनता। बेन की माँ को इस यंग लड़के जो एक कोटाऊ था इसके बारे में कुछ तो अलग लग रहा था, कुछ अजीब। इसका बिहेवियर बहुत अजीब था। बेन की माँ भी उसे देख ही रही थी कि एकदम से जो पीछे बूथ होता है उसमें जो टेलीफोन होता है वो बजने लग जाता है। जो आंटी होती है उनका ध्यान सीधा उस टेलीफोन के पास जाता है और कोटाऊ जो कि हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ऐसे इशारा करते हुए बोलता है कि क्या आप उसको नहीं उठाना चाहोगी मिस? वो बेन भी हो सकता है जो आपको मदद के लिए पुकार रहा हो। बेन की माँ घूमकर उस टेलीफोन बूथ को देखने लग जाती है काफ़ी क्यूरियोसिटी के साथ और फिर कुछ देर बाद वो सीधा जाती है और उस बूथ का दरवाज़ा खोलकर अंदर चले जाती है। अब वो रिंगिंग फ़ोन के सामने खड़ी थी, बिल्कुल बेन की तरह। उसका हाथ भी धीरे धीरे बढ़ता है। टेलीफोन उठाती है और अपने कान के पास लेकर आ जाती है। हेलो बेन, क्या तुम हो? बोलो बेन, तुम हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। सामने से आवाज़ आती है, मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ। बेन की माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके हाथ कांपने लगे थे। कांपते हुए एकदम मतलब उसका चेहरा एकदम ब्लैंक हो चुका है और कांपते हुए हाथ से उस टेलीफोन को वापस रख देती है। इसी समय उसके कंधे पर कुछ तो गिरता है। बेन की माँ जिसका सर एकदम स्ट्रेट था वो ऐसे हाथ रखती है। जैसे वो अपने हाथ को देखती है उसके हाथ के ऊपर खून लगा हुआ था। घर पर बैठे बेन के पिता को चिंता होने लगी थी कि उनकी वाइफ अभी तक घर वापस नहीं आई। पुलिस अब उन्हें अश्योरेंस देती है कि हम जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे और आपकी वाइफ को पकड़ लेंगे, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। बेन के पिता बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे क्योंकि वो एक ही हफ्ते में अपने 2 सबसे ज़्यादा क्लोज्ड वंस को खोना नहीं चाहते थे। बेटा जिसके ऑलरेडी पूरे न्यूज़ चैनल में चल रही है और अब उनकी वाइफ।
वो इतना बड़ा सदमा नहीं झेल सकते थे। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है जो उनके ख्यालों को तोड़ देती है। शायद वही होगी और अपनी चाबी को भूल गई होगी। वो अपनी सीट से उठते हैं और दरवाजे की तरफ चलना शुरू करते हैं। जैसे वो दरवाज़ा खोलते हैं, सामने खड़ा शख्स उनकी वाइफ नहीं थी, वो कोटुआ था। अंकल पूछते हैं कि हेलो, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। सामने खड़ा आदमी बोलता है कि सर, मेरा नाम कोटुआ है, मैं वही हूँ जिसने बेन को इस बारे में वॉर्न करा था, जिसने बेन को इन सब के बारे में बताया था। और मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत काम आएंगी। क्या मैं अंदर आकर आपसे इन सब के बारे में बात कर सकता हूँ? उसके पापा, जो बेन के पापा, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उम्मीद हार चुके थे, उनके सामने कोटुआ कह रहा था कि आप अपने बीवी बच्चे को बचा सकते हो, मेरे पास उसका तोड़ है, तो क्या हम शुरू करें? उसके पापा बोलते हैं कि जैसा तुम कहो बेटा, तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है। फिर कोटुआ पूछता है, क्या आप बूथ नंबर 13 के बारे में जानते हो?